अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ स्टडी की इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। हम क्योंकि उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे। अभी तक हमने क्या स्टडी किया? अभी तक हमने स्टडी कर लिया रैशनल ऑपरेटर स्टडी किए और उसके अलावा लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टडी किए और उसको डिटेल में स्टडी किया कि हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं वो क्या होती हैं और जो रैशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। हमने उन चीज़ों को तो स्टडी कर लिया, लेकिन अब जो मेन पॉइंट है हमारा कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ कैसे करना है वो हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो अब हम उसी इफ एल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम इफ एल्स के अंदर वो रैशनल ऑपरेटर्स पुट करते हैं और वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस पुट करके हम इफ एल्स की मदद से वो कंडीशंस चेक करते हैं कि वो कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से पहले लॉजिकल एक्सप्रेशंस और रैशनल ऑपरेटर्स को नहीं देखा तो आप उसको काइंडली देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि रैशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो उसकी मदद से हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को ईजिली समझ सकेंगे। तो अब हम इफ एल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है हमारा पार्ट 2 इफ स्टेटमेंट्स, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस देखी हैं और रैशनल ऑपरेटर्स देखे हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है हमारे पास? द इफ स्टेटमेंट, sometimes we want to selectively execute a block of code। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कोड है, ठीक है, हम उसमें से कुछ ना कुछ सिलेक्टिव चाहते हैं ना, कि हम कुछ ना कुछ सिलेक्टिव चूज करें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम उसमें सेलेक्ट करते हैं या तो ये या तो वो। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं हमें दोनों कंडीशंस को लेके चलना है, हम ऐसे कभी नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि हमारे पास अगर दो कंडीशंस हैं तो हम उन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन पे ही चल सकते हैं, हम दोनों कंडीशंस पे एट अ टाइम नहीं चल सकते। तो इसी तरह उसी कंडीशन को, जो डेली लाइफ की हमारी कंडीशन है, उसी को हम सी प्लस प्लस यानी जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है उसके ऊपर भी चेक करेंगे कि हमारे पास जो सिलेक्टिवली है, हम सिर्फ जो हमें जो सिलेक्टिवली कंडीशन चाहिए हम सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हम कंपाइलर के ऊपर चेक करेंगे। ओके, अच्छा, अब जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है कि हम डेव को ही यूज़ कर रहे हैं। आप चाहते हैं तो आप कोड ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं या टर्बो को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डेव को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है कि अब आइए हम इसको सिंटेक्स को देख लेते हैं। जो इसका हमारे पास सिंटेक्स है, जो हमारे पास इफ़ का सिंटेक्स है वो ये रहा। सबसे पहले मैं हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर क्या आ जाएगी मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगी? वही लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ के आए हैं। तो मैंने अगेन आपको यही कहूँगा कि अगर आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जिससे प्रीवियस वाली वीडियो मेरी देखें और उससे अंडरस्टैंड करें कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और रैशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इफ का सिंटेक्स है, राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाती हैं जैसे हम मेन के अंदर लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी और उसके अंदर क्या आ जाएगा? बॉडी कि ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इज इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू। कि अगर हमारे पास जो इफ के अंदर ये वाली कंडीशन हमने लगाई है, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू है तो ही हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रन होगा, वरना ये एग्जीक्यूट और रन नहीं होगा अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरे पास फॉल्स हो जाए, यानी कि अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाए। तो अगर हम देखें जो हमारे पास नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर यही बातें लिखी हुई हैं कि व्हेन एक्सप्रेशन इज ट्रू द कोड ऑफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, व्हेन एक्सप्रेशन इज फॉल्स द कोड ऑफ ब्लॉक इज स्किप्ड। ये जो मैंने स्टार्ट में बात की, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कोड होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कोड आप कह लें या ये कह लें कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी वो फॉल्स होगी, तो वो वाला कोड हमारे पास क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो ये हमारे पास इफ एल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। अभी फिलहाल मैं इफ़ की बात कर रहा हूँ, एल्स क्या होता है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये बात माइंड में रखें कि जो हमारे पास कंडीशंस हैं ये हम सिलेक्टिवली, जो हमारे पास सिलेक्टिव है, जब हम उसी को चूज़ करते हैं। हम ये नहीं कि हम कहें कि हमारे पास सारी कंडीशंस एट अ टाइम मतलब वर्क कर रही हों।
उसके लिए भी हम वर्क कर सकते हैं कि एट अ टाइम वर्क करें, लेकिन जो हमारे पास बेसिक कंडीशन है, बेसिक नीड है हमारे पास, वो एक कंडीशन की ही है, ठीक है, जिसको हम लेके आगे चल रहे हैं। उसके बाद मैंने जो हमारे पास सिंटैक्स है सी प्लस प्लस के अंदर इस स्टेटमेंट का, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये मेरे पास सिंटैक्स है और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी, और अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो मेरे पास कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सप्रेशन मेरे पास फॉल्स है तो वो ये कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके अलावा मैंने आपसे क्या बात की यहाँ पे कि आप डेव भी यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, टर्बो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ करें, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम फर्दर मूव करते हैं, हम तो हमें क्या नज़र आता है कि प्रोग्रामिंग स्टाइल सजेशंस, ये वही सजेशंस हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, द क्लोड ऑफ ब्लॉक शुड बी इंटेंटेड 3 to 4 स्पेसेस टू एड प्रोग्राम रीडेबिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, इफ द ब्लॉक ऑफ कोड इज ओनली वन लाइन अलोंग द ब्रैकेट्स कैन बी ओमिटेड। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, लेकिन हम पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोड रीडेबल हो, रीडेबल से क्या मुराद है कि आपको भी अच्छे से मतलब समझ आए लिखने के बाद, और अगर आप किसी को सेंड करते हैं या अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में है, अगर आप अपना कोड किसी को दिखाना चाहते हैं या अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखाना चाहते हैं, तो अगर आपका कोड मतलब स्पेसेस के साथ होगा, मतलब खुला खुला वाइडली अगर आपने लिखा हुआ है, तो आपको भी समझने में ईजी होगी, और अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हैं या अगर आप अपना प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसको भी समझने में इजी होगा। लेकिन अगर आपका कोड जंबल हुआ हुआ है, मतलब कोई स्पेस नहीं है, सब कुछ जंबल हुआ हुआ है, तो एट द एंड जब आप देखना चाहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 500 प्लस लाइंस का कोड है और सब कुछ जंबल हुआ हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, तो आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने इस टाइम में क्या काम किया था, क्योंकि सब कुछ जंबल हुआ हुआ है। और अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को कोड सेंड करें तो सोचे वो कितना कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसने तो मतलब ना कोड देखा ना खुद बनाया, वो तो सिर्फ आपका कोड समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये। तो उसके लिए यहाँ पे वो कह रहा है कि द ब्लॉक ऑफ कोड शुड बी इंडेंटेड 3 to 4 स्पेसेस टू एड प्रोग्राम रीडेबिलिटी, कि कम से कम इतनी स्पेसेस देना ज़रूरी है। ना दे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इशू ये आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे एट द एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इस लाइन में मैंने क्या काम किया था। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ये स्पेसेस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये हमारे पास एक नॉर्मल मतलब जो हमारे पास होता है, ये हमने बेसिकली यहाँ पे वो बताया कि 3 to 4 स्पेसेस इनफ होती हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लाइन है, इफ द ब्लॉक ऑफ कोड इज ओनली वन लाइन अलोंग द ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स कैन बी ओमिटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, अगर हम दोबारा ऊपर जाएं तो हमने ये अपनी बॉडी देखी, ये वाली, इस बॉडी के अंदर अगर आप देखें, अगर कोई एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक लाइन में एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिखता हूँ कि इसी ब्रैकेट्स के अंदर सी आउट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैंने सी आउट ए करवाना है, और फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5 या ए डबल इक्वल टू 5 या ए इज ग्रेटर देन 7, इस तरह कुछ भी कंडीशन है मेरे पास, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए इज इक्वल टू 5, ओके, जो मैंने, और उसके बाद जो लॉजिकल यहाँ पे मैं कंडीशन फॉर एग्जाम्पल लगाता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरे पास कंडीशन ट्रू आ रही है, क्योंकि देखिए ए मेरे पास 5 है और 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी आउट ए, ठीक है। अब ये सी आउट ए तो हो रहा है मेरे पास, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास, जो हमने नीचे देखा, उस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ना भी यूज़ करूँ ना, तो भी ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगर एक लाइन का कोड है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक लाइन है, सी आउट लिखा है या सी इन या कुछ भी लिखा है, तो वो एग्जीक्यूट ब्रैकेट्स के बगैर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइन्स लिखनी हैं तो उसके लिए हमें ब्रैकेट यूज़ करना मस्ट है। अगर ब्रैकेट के बगैर आप लिखोगे तो वो एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म करेगा। तो उस पॉइंट का बेसिकली ये मकसद था। इसको हम डेव में मतलब डिटेल से स्टडी करेंगे कि इस बात का क्या मतलब था।
इफ द ब्लॉक ऑफ कोड इज ओनली वन लाइन अलोंग द कर्ली ब्रैकेट्स कैन बी ओमिटेड। ठीक है, ये आपको बात समझ तो आ गई, लेकिन इसको मैं डेव में अगेन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो हमें क्या कह रहा है, नेवर पुट अ सेमी कॉलन डायरेक्टली आफ्टर द बूलियन एक्सप्रेशन इन एन इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के मतलब जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम लिखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो कह रहा है कि यहाँ पे सेमी कॉलन कभी नहीं डालना। ठीक है, वो कभी नहीं डालेंगे हम। ठीक है, क्यों, उसके बारे में हम बात करते हैं कि द एम्प्टी स्टेटमेंट बिटवीन ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन विल बी सिलेक्टिवली एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द लॉजिकल एक्सप्रेशन वैल्यू and the block of code directly below if statement will always be executed, which is probably not what you intended। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, द इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वी कैन विजुअलाइज द प्रोग्राम्स इफ स्टेटमेंट डिसीजन प्रोसेस यूजिंग अ फ्लो चार्ट डायग्राम। तो जो सारी बातें ऊपर मैंने एक्सप्लेन की वो मैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि हमारे पास, मैंने कहा पहले हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आती है इफ के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है इफ, यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है, इफ। ठीक है, उसके बाद इफ के बाद मेरी क्या चेक होगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हो गया मेरे पास, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरे पास चेक होगा। अगर वो मेरे पास ट्रू है तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा और मेरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगी और मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास वो फॉल्स है तो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि बेसिकली ये डिसीजन प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं द इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू विल टेक वन पाथ थ्रू द डायग्राम एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड। इस बात का क्या मतलब है, वही ऊपर वाली बात है कि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ट्रू है, तो ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ हम आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये वाली जो ब्लैक में आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये एग्जीक्यूशन ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने उस ऊपर एक्सप्लेन किया कि हम सिलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं इसे, मतलब हमें एक सिलेक्टिवली जो पार्ट होगा ना कोड ब्लॉक के अंदर, वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें फॉल्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो रही है तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ आऊँगा और यहीं से मैं क्या हो जाऊँगा, एग्जिट कर लूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं फॉल्स की तरफ जाऊँ। तो ये बेसिकली इस पॉइंट का मकसद था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द इफ स्टेटमेंट। इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स विल टेक अ डिफरेंट पाथ थ्रू द डायग्राम्स स्किपिंग ओवर द ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे इसका डिफरेंट पाथ आएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन में कि अगर फॉर एग्जांपल वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो वो ये जो सारी चीज़ है इसकी तरफ जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा, फॉल्स, और यहीं से ये अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा, ये चीज़ें वो चेक ही नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं द इफ स्टेटमेंट। सिंपल प्रोग्राम आ गया हमारे पास, अब इसके बारे में हम देखते हैं। द इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट। इंटीजर हमने ले लिया, यूजर से हम ले रहे हैं इंट ए बी और यूजर से उसकी वैल्यूज ले लेंगे, और हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ए इज लेस देन बी, सी आउट ए इज स्मॉलर देन बी। अब इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इंट ए बी है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास एक ए है, ए को मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल देता हूँ 6 और बी को वैल्यू देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 4 कह लें आप, नहीं 4 नहीं, बल्कि हम इसको ऐसा कह लेते हैं कि 14 कह लें, चलें, ठीक है। अब हमारे पास ये यूजर से हम ले रहे हैं, ए मेरे पास क्या आ गया 6, बी क्या आ गया 14, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ ए इज लेस देन बी, कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि 6 इज लेस देन 14, कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, सी आउट ए इज स्मॉलर देन बी। तो देखें कितना इजी हो गया ये हमारे पास, इफ की स्टेटमेंट से मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो ए है वो बी से
छोटा है। अब एज लेस देन बी, ये देखें यहाँ पे आपको याद होगा हमने इसके बारे में क्या स्टडी किया था, डाटा ऑपरेटर डाटा, याद होगा आपको, हमने इससे पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी। अभी मेरे पास रैशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ, डाटा यूज़ हुआ, उसकी मदद से हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया जिसको हम डेफ पे भी इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था जो समझाने के लिए। अब जो बातें वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द इफ स्टेटमेंट, वन लाइन ऑफ ब्लॉक कोड। ठीक है, अब ये वही बात आ गई अगेन। देखें यहाँ पे कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं की मैंने, देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल यूज़ ही नहीं की मैंने। ठीक है, नहीं यूज़ की, लेकिन ये फिर भी रन करेगा क्योंकि मेरे पास एक लाइन है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई और एक और स्टेटमेंट होती है सी आउट की फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ये ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है क्योंकि इस ब्रैकेट के बगैर मेरे पास एग्जीक्यूशन ना होती। ठीक है, तो ये मेरे पास ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही लाइन है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लगा भी दे तो कोई इशू नहीं है, ना लगाएं मतलब लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए। मतलब उससे अगेन वही बात आ जाती है कि कोड को समझने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ ये एक लाइन की बात हो रही है, अगर एक लाइन है इफ़ के बॉडी के अंदर। लेकिन अगर एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स हैं तो आपको फिर ब्रैकेट तो फिर तो मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है कि वही यूज़र से लिया जा रहा है ए और बी। ठीक है, ए मेरे पास क्या ले लेते हैं हम 5 ले लेते हैं और बी भी क्या ले लेते हैं 5। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि इफ़ ए डबल इक्वल टू बी, चेकिंग ऑपरेटर 5 डबल इक्वल टू 5, तो सी आउट करवा देगा ए इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाए, फॉल्स कैसे होगी कि मेरे पास ए 5 हो और बी मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी और नंबर हो 4 हो, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी फॉल्स, और ये सी आउट मेरे पास नहीं होगा। बस मेरा प्रोग्राम ऐसे ही एग्जिट हो जाएगा, कुछ भी मेरे पास डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मेरी कंडीशन ही फॉल्स होगी है। तो देखिए इफ़ की मदद से हम कितने ईजिली ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेव पे भी इसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वही ऊपर वाली एग्जांपल अगर हम देखें, द ब्लॉक ऑफ कोड दैट नेवर एग्जीक्यूट्स इफ 1 डबल इक्वल टू 2, सी आउट दिस कोड विल नेवर एग्जीक्यूट। अब 1 डबल इक्वल टू ये चेकिंग ऑपरेटर है बेसिकली, तो 1 2 इक्वल तो कभी नहीं है ना। या तो यहाँ अगर होता ना फॉर एग्जांपल 1 डबल इक्वल टू 1 फिर तो ये एग्जीक्यूट करता, लेकिन 1 डबल इक्वल टू 2 है तो ये कभी क्या करेगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सी आउट यहाँ पे सी आउट हो जाएगा दिस कोड विल नेवर एग्जीक्यूट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। द इफ स्टेट, ब्लॉक ऑफ कोड दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स इफ ट्रू, सी आउट दिस कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखें आप 1 और 0, हमने ये बूलियन पढ़े थे, आपको याद होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने बूलियन को क्या किया था, स्टडी किया था कि हमारे पास जो 1 होता है वो क्या होता है, हमारे पास ट्रू, और जो 0 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फॉल्स। ठीक है, अब देखें इस 1 और इस ट्रू और इस 0 और इस फॉल्स का C++ के अंदर क्या मकसद है कि अगर आप 1 या ट्रू का यूज करते हैं C++ के अंदर तो इसका क्या मतलब होगा, इस 1 और ट्रू का जो C++ के अंदर मकसद है बेसिकली, उसका मकसद ये है कि अगर आप किसी कंडीशन के अंदर 1 या ट्रू पुट करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। वो कभी फॉल्स नहीं होगी, वो कंडीशन कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, मतलब वो हमेशा रन होती रहेगी। लेकिन अगर आप 0 या फॉल्स एंटर करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो कंडीशन कभी नहीं चलेगी क्योंकि वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस कह लो आप या बूलियन ऑपरेटर्स कह लो। ठीक है, तो ये हमारे पास बूलियन और इस बूलियन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम इसके थ्रू बहुत सी कंडीशंस को लेके चल सकते हैं और बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रू। इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। और क्या लिखा है, सी आउट दिस कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट।
कि ये कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब ये बार बार प्रिंट करता रहेगा, दिस कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, बार बार नहीं। बेसिकली ये मतलब जब जब हम इसको रन करेंगे ये मेरे पास दिस कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। बार बार ये कब एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, जब मेरे पास या तो लूप लगा होता, ठीक है। लूप क्या होता है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने अभी तक इफ के बारे में बात की, मैंने कहा था एल्स के बारे में आगे बात करते हैं, तो अब एल्स की बारी आ जाती है कि इफ तो इफ है, ठीक है। अब इफ तो इफ है, इस बात का क्या मतलब है कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अपनी, जब मैंने ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया। वैसे अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक मैं सिर्फ स्लाइड्स को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके कंसेप्ट्स हैं, अगर वो क्लियर ना हो तो हम डायरेक्ट डेव की तरफ जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट कोडिंग की तरफ जाना हो तो वो तो नेट पे बेतहाशा कोड पड़े हैं, लेकिन हमें सिर्फ कोड नहीं चाहिए, हमें कंसेप्ट चाहिए। कोड तो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कंसेप्ट चाहिए कि हमें ऐसा हमारा कंसेप्ट हो कि हम खुद कोड बनाएं, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आपने अपनी एफर्ट करनी है, अपना इसके अंदर माइंड यूज़ करना है, कुछ भी नेट से नहीं देखना। चाहे आपको एक दिन लगता है, एक हफ्ता लगता है, एक महीना लगता है, डजेंट मैटर, लेकिन एफर्ट आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कोडिंग के लिए कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बेसिकली आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो बस मोर देन इनफ है। अच्छा, समटाइम्स वी नीड टू हैंडल टू अल्टरनेटिव्स इन आवर कोड, कि हमारे पास अगर देखा जाए कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन तो लेके नहीं चलते ना, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशंस भी हो सकती हैं, दो से इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो उन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जाहिर सी बात है इफ़ आएगा, इफ़ के बाद एल्स भी आएगा, ठीक है। अब वो कैसे हम आएगा वो हम देखते हैं। द C++ सिंटैक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया था कि इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन और देन ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, लेकिन वो क्या कहता है, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो मेरे पास इफ की कंडीशन चलेगी, लेकिन अगर जो मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो इफ के अंदर मैंने डाली हुई है वो फॉल्स है, तो मेरे पास कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स की। मतलब इफ और एल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, या तो ये या तो वो, ठीक है। आप बात मेरी पिक कर रहे होंगे कि या तो ये या तो वो, ठीक है। जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब अगर हमने कोई घड़ी लेनी है, ठीक है, कोई वॉच लेनी है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दी थी, कोई वॉच लेनी है और मेरा बजट है फॉर एग्जांपल 5000 का मेरा बजट है, और वहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे पास जो मतलब मुझे जो वॉच शो होती है, जो सिर्फ एक ही वॉच ऐसी है जिसकी प्राइस 5000 है, बाकी सारी वॉचेस मेरे पास क्या है 6 मतलब 5000 से ऊपर है, कोई 6000 की, कोई 10000 की है। तो वहाँ भी मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा इफ की, कि अगर फॉर एग्जांपल जो मेरे पास इफ की कंडीशन है वो ये लगी हो मेरे पास कि अगर मेरे पास 5000 का बजट है तो मैं 5000 वाली ही वॉच लूँ, ठीक है। एल्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगा कि मैं मतलब शॉप से ही चला जाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मेरा बजट नहीं है तो मैं शॉप में रह के क्या करूँगा। तो इस तरह हमारे पास इफ और एल्स का यूज़ है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये कैसे वर्क कर रही हैं इफ और एल्स की कंडीशंस, ठीक है। इसको हम डेव पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल सजेशंस, यहाँ पे भी कुछ सजेशंस है, हम देख लेते हैं कि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो हम इसको देख लेते हैं। टाइप द इफ लाइन एंड द एल्स लाइन एंड द ब्रैकेट्स सो दे आर वर्टिकली अलाइंड विद ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये सारा कुछ वर्टिकली अलाइन है, मतलब बिल्कुल एक लाइन में सब कुछ शो हो रहा है हमारे पास इफ, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज, हमें पता है यहाँ खत्म हो रहा है, फिर एल्स, फिर उसकी ब्रैकेट्स। तो हमें देखें कि कितना क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब इजीली हम समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे इफ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे इफ खत्म हो रहा है, कहाँ पे एल्स स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एल्स खत्म हो रहा है। तो इस पहले पॉइंट का बेसिकली यही मकसद है
कि इफ और एल्स को आप इस तरह प्लेस करें, उसकी ब्रैकेट्स वगैरह को ऐसे वर्टिकली अलाइन करें कि समझने में आसानी हो। उसके बाद क्या है, डू नॉट पुट अ सेमी कॉलन आफ्टर द इफ लाइन और द एल्स लाइन और यू विल गेट वेरी स्ट्रेंज रन टाइम एरर्स। कि हमारे पास जो इफ की कंडीशन हो, मतलब जो इफ के अंदर जो हम कंडीशन लिखते हैं अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन या जो कुछ भी, तो और एक और इम्पोर्टेंट बात कि एल्स सिंपल एल्स आते हैं, एल्स के अंदर कुछ भी कंडीशन हम नहीं लिखते, ठीक है, कंडीशन हम सिर्फ इफ में लिखते हैं या तो एल्स इफ में लिखते हैं, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती। एल्स इफ क्या है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि सेमी कॉलन हमने इनकी कंडीशन के बाद नहीं यूज करना, हमने सिर्फ जो हमारी जो बॉडी होगी बॉडी के अंदर ही हम सेमी कॉलन को यूज करेंगे। अगर हम इसके बाद यूज करते हैं तो कुछ अजीब सा रन टाइम एरर हमें शो हो सकता है। The two blocks of code should be intended in 3 to 4 spaces to aid program readability। इसको भी हम डिस्कस ऊपर डिटेल में कर चुके हैं कि ये पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, either block of code is only one line along the brackets can be omitted। इस लाइन को भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये क्या है, तो हम इसके ऊपर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है द इफ एल्स स्टेटमेंट। We can visualize the program's if-else statement decision process using a flowchart diagram। अब हमने जो ऊपर बातें की हैं उसको हम किसकी मदद से देखना चाहेंगे, फ्लो चार्ट की मदद से, कि अगर मेरे पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, मेरे पास कि लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है मेरे पास, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड मेरे पास चलेगा और यहाँ से मैं क्या हो जाऊंगा, एग्जिट, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये मेरे पास कोड यूं चलेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, एग्जिट। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि जो मेरे पास ये वाली चीज है ये है मेरे पास इफ, और जो ये चीज है मेरे पास वो है एल्स। मतलब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है मेरे पास अगर ट्रू है तो इफ की कंडीशन चलेगी, अगर फॉल्स है तो एल्स की कंडीशन चलेगी। हम इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि हम इफ को एल्स से इंटरचेंज कर दें और एल्स को इफ से इंटरचेंज कर दें, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या हो रहा है, the if else statement। if the logical expression is true we take one path through the diagram executing one block of code। अगेन वही बात डिस्कस हो रही है कि अगर हमारे पास ट्रू हो जाता है तो मेरे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। ये जो सारा कुछ है यहाँ पे ये सब नहीं रन होगा क्योंकि ये सब कुछ फॉल्स है। तो हम सिर्फ ये जो इफ की कंडीशन है हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे और एल्स की तरफ हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास सिलेक्टिव कंडीशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वो कह रहा है इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स वी टेक वन पाथ थ्रू द डायग्राम एग्जीक्यूटिंग द अदर ब्लॉक ऑफ कोड। कि अगर मेरे पास फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी एल्स की, ठीक है, और ये वाली नहीं चलेगी मेरे पास, जो कि इफ की कंडीशन है वो मेरे पास क्योंकि फॉल्स हो चुकी है, ये मेरे पास फॉल्स है तो इसलिए मेरे पास ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ये सब चीज़ें बताने का मकसद था कि इफ और एल्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है। अब इसी की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। इफ द इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स एग्जांपल, इफ दिस और ये सी की इफ की बॉडी और एल्स की बॉडी आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब ये वर्क कैसे कर रही है वो देखना लाजमी है हमारे पास। अच्छा, अब ये देखते हैं कैसे काम हो रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, उसने इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास कोई नंबर है ए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है ए जो है मेरे पास 6 और इसी तरह बी कोई नंबर है मेरे पास 7। अभी अगर आप देखें तो दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो बीच में क्या आ रहा है, एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू हैं। जैसे ही ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास a डिवाइड हो रहा है b से और a इज इक्वल टू a माइनस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास वो देखते हैं।
कि ए मैंने क्या डाला 6 और बी क्या है मेरे पास 7। अब ये पॉइंट्स में मुझे कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स को फिलहाल चले हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि पॉइंट्स डेप्थ पे डिस्कस करने वाला काम है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो डिवाइड होती हों। फॉर एग्जांपल ये हम 9 ले लेते हैं ए को और बी को हम ले लेते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास 9 और 3, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। देख लें आप 3 3 जा 9 और ये मुझे क्या दे देगा 0 रिमाइंडर। तो ये मेरे पास 3 आ गया, तो मेरे पास सी क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। सी मेरे पास क्या हो चुका है 3। अब वो क्या कह रहे हैं ए इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए इज इक्वल टू ए माइनस सी। ए क्या था मेरे पास 9 और माइनस सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से मेरे पास ए क्या हो जाएगा 9 माइनस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मेरे पास ए क्या आ गया 6। तो मेरे पास इफ की कंडीशन चल रही मेरे पास। लेकिन वो कहता है अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी इफ की कंडीशन फॉल्स है, मतलब मेरे पास ये 9 और 3 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो मेरे पास कौन सी कंडीशन चलेगी एल्स की। और एल्स के अंदर मेरे पास क्या कह रहा है वो सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा अब ये वर्क कैसे कर रही है कंडीशन देखते हैं इसको भी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए ग्रेटर देन बी नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए -1 है और जो बी है वो मेरे पास -2 है, ठीक है। सपोज कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन अब जैसी बात है ये फॉल्स हो चुकी है। अब ये एल्स की तरफ जाएगा सी के अंदर क्या है ए इंटू बी मतलब -1 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ से मेरे पास सी क्या आ जाएगा +2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो सी क्या आ गया मेरे पास 2। अब मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बी प्लस सी। बी मेरे पास जो है वो है मेरे पास -2 और प्लस सी। सी क्या है मेरे पास 2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपनी एल्स कंडीशन चला लेंगे अगर हमारे पास इफ फॉल्स है। अगर इफ ट्रू है तो इफ की कंडीशन चलेगी, अगर इफ फॉल्स है तो मेरे पास एल्स की कंडीशन चलेगी। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसको हम डेव में इम्प्लीमेंट करके आपको मैं इसके अंदर मजीद बातें भी बताऊंगा। जो उसके बाद क्या है द इफ एल्स स्टेटमेंट। अगली इफ एल्स एग्जांपल इफ ए इज लेस देन बी, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, एल्स ए इज इक्वल टू सी प्लस 5। अगेन ये वही बात है ऊपर वाली जो हमने डिस्कस की है, उसी को थोड़ा और ज़्यादा मतलब उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस कोड इज़ नाइस एंड शॉर्ट बट इट इज़ हार्ड टू रीड। अच्छा अब इसके अंदर मसला क्या है कि हम इसको समझने में हमें मुश्किल आ रही है। कैसे मुश्किल आ रही है? अगर आप देखें सब कुछ मिक्स, अगर आप इस कोड में देखिए सब क्लियर था हमारे पास कि ये इफ़ है और ये एल्स है, हमें क्लियर था। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इफ़ क्या और एल्स क्या है, इसको क्लियर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है ये ब्रैकेट मेरे पास इधर होनी चाहिए ऐसे, ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे होनी चाहिए मेरे पास, और ये एल्स मेरे पास ऐसे होना चाहिए ऐसे। अब मेरे पास क्लियर है कि ये मेरे पास इफ है और ये मेरे पास एल्स है। बेसिकली यहाँ पे ये समझाने का मकसद था। ठीक है, उसके बाद द इफ एल्स स्टेटमेंट, ट्रिटी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे देखें मतलब सब वही ऊपर वाली चीज़ को मतलब देखें यहाँ पे नीट करके लिखा हुआ है बिल्कुल वर्टिकल लाइन में कि समझने में आसानी हो। ऊपर आप देखें यही सब कुछ जंबल हुआ था, अब यहाँ पे बिल्कुल नीट करके लिखा है दिस कोड टेक्स मोर लाइंस बट इट इज़ ईजियर टू रीड। वो कह रहे कि यहाँ इस लाइन मतलब इस कोड ने थोड़ी लाइंस 2-3 एक्स्ट्रा ले ली हैं लेकिन समझने में आसानी है कि हमें पता है ये इफ़ का पार्ट है और जो मेरे पास ये है ये एल्स का पार्ट है, मतलब इजी है हमें समझने में, हमें साफ नज़र आ रहा है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास स्पेसेस देने का। अच्छा अब हम करते हैं ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल, ठीक है। अब ये थोड़ी एडवांस एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम बार बार हर बेसिक चीज़ को नहीं लेके चलेंगे, हमने एडवांस भी तो मूव करना है।
अगर आप अपने स्कूल के या कॉलेज के मार्क्स देखें तो वो ज़ाहिर सी बात है, जब मार्क्स कैलकुलेट होते हैं तो साथ उसका ग्रेड भी कैलकुलेट होता है। बेसिकली हम वही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स और C++ के थ्रू। So, how can we convert test sources to letter grades? We are given numerical values between 0 to 100. We want output A, B, C, D, F letter grade. वो कह रहा है कि हमारे पास 0 से लेके 100 तक मतलब नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स के, या न्यूमेरिकल वैल्यूज, आप कोई भी वर्ड यूज कर लें, उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, ग्रेड्स देंगे। वो कैसे देंगे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। We will want series of if else statements. If test score between 90 से 100, कि अगर जो मेरे पास टेस्ट स्कोर है वो 90 से 100 के बीच है तो मेरे पास ए ग्रेड हो, अगर 80 से 89 के बीच है तो बी ग्रेड हो, 70 से 79 के बीच है तो सी ग्रेड प्रिंट हो, 60 से 69 के बीच है तो डी ग्रेड हो, और 0 से 59 है तो मेरे पास एफ हो। इनफैक्ट हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 0 से 59 तक मेरा नहीं ख्याल के किसी का एफ ग्रेड होता है। ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ पे एक और कंडीशन बना लेते हैं 50 से, क्योंकि हमारे पास ई ग्रेड है नहीं, यहाँ पे ई भी बना लेते हैं एक हम, कि 50 से 59 को हम ई ग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद 0 से 49 को हम एफ कह देंगे। ठीक है, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसके ऊपर डेव के ऊपर। यहाँ पे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एल्स इफ का वर्ड यूज हुआ है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ये एल्स नहीं है, एल्स इफ है। एल्स इफ क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हमें एल्स इफ यूज़ करना पड़ता है। अगर दो कंडीशंस हैं तो बस इफ यूज़ होगा और एल्स यूज़ होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशंस हैं तो हमें एल्स इफ यूज़ करना पड़ता है। ग्रेड कैलकुलेशन एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेस्ट स्कोर्स इनटू लेटर ग्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन लोकल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। अच्छा, ये लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो लोकल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ग्लोबल होते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे फंक्शंस की। जब हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे ये सब कुछ, अभी हम इस चीज़ में नहीं पढ़ते। उसके बाद क्या होगा, रीड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट ग्रेड प्रिंट आउटपुट। वो हमें बता रहे हैं कि मेन के अंदर हमने क्या क्या काम करना है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, हमने जो टेस्ट स्कोर है वो रीड करने हैं कि कितने मार्क्स हैं, फिर उसके हिसाब से जो हमारे पास ग्रेड है उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके जो ग्रेड होगा मतलब जो आउटपुट होगी उसको हम क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारे पास हमने जो सारा काम करना है किसके अंदर करना है, मेन के अंदर। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट कमेंट्स इन द मेन टू एक्सप्लेन आवर अप्रोच। मतलब ये हमने कमेंट्स बना लिए, ये कमेंट्स है बेसिकली, आपको बताया भी था मैंने स्टार्ट में कि हमारे कमेंट्स होते हैं। इसके थ्रू हम मतलब इजीली समझ सकते हैं। कमेंट्स करना प्रोग्राम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आसानी देता है कि हम उसके थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और रिटर्न 0 ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल, इंट मेन लोकल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, फ्लोट स्कोर इज इक्वल टू 0, और ग्रेड हमें जाहिर सी बात है करैक्टर के अंदर होता है, तो हमने कैर ग्रेड इज इक्वल टू, ये हमने ग्रेड कर लिया डिक्लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी ऐड कोड टू द मेन प्रोग्राम टू गेट द इनपुट टेस्ट स्कोर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सी आउट इंटर टेस्ट स्कोर। यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्ट स्कोर होगा वो मैं इंटर करूंगा अपना सी इन स्कोर। ठीक है, स्कोर मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था फ्लोट स्कोर। ठीक है, यहाँ पे इसको 0 से इनिशियलाइज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या मेरे पास ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल, ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन मेरे पास देखें फ्लोट स्कोर इज इक्वल टू 0, ग्रेड आ गया मेरे पास, रीड टेस्ट स्कोर, सी आउट इंटर टेस्ट स्कोर, सी इन स्कोर। अब मैं यहाँ पे सीन करवा रहा हूँ स्कोर, और मैं क्या कह रहा, और अपना यहाँ पे मैं जो हमारे पास ग्रेड है उसको क्या करूँगा, कैलकुलेट। और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, इफ की कंडीशन कि अगर जो स्कोर है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड मेरे पास क्या हो जाए, ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही प्रिंट हो जाए मेरे पास ग्रेड क्या है, मेरे पास ए। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पुट करना ज़रूरी नहीं है, बस आप क्या ग्रेड कर दो काफ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बस मैंने ऐसे ही यहाँ पे पुट किया हुआ है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं डिटेल में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, तो आपने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बहुत मतलब हम फास्ट जा रहे हैं, फास्ट नहीं जा रहे हैं, हम इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं अपना स्कोर चेक करूँगा कि वो 90 से ज़्यादा है या नहीं। अगर मैं स्कोर फॉर एग्जांपल इंटर करता हूँ वो अपना 95,
तो वो 90 से ग्रेटर है, तो मेरे पास ग्रेड क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना ग्रेड कैलकुलेट कर लूँगा। तो जिसका जो स्कोर होगा वो अपने हिसाब से मार्क्स को एडजस्ट करके अपना ग्रेड प्रिंट कर लेगा। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, लेकिन डेव के अंदर। पहले हम ये सिंपल को देखेंगे डेव के अंदर, फिर इसको हम मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। We add more code, calculate one letter grade and print output। ठीक है, ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह अब ये मेरे पास इफ की कंडीशन थी, अब मेरे पास क्या लगी, एल्स इफ कि अगर हमारे पास 80 तक है या 70 है या 60 है, तो मेरे पास उसके हिसाब से ग्रेड कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर एल्स के मतलब अगर इन वैल्यूज़ के अलावा मेरे पास कोई स्कोर है तो वो क्या प्रिंट करवा दे, ग्रेड एफ मतलब फेल। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे किसके ऊपर, डेव के ऊपर। लेकिन ये बस आपको बेसिक से एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम इसको कितना बेसिक से लेके कैसे लेके चलेंगे। और देखिए हमने इफ एल्स की मदद से कितनी आसानी से ग्रेड कैलकुलेट कर दिया। बहुत इजी तरीका है ये, एक कोई भी किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को लेके ग्रेड को कैलकुलेट करने का। ग्रेड कैलकुलेशन एग्जांपल, how should we test the grade calculation program? Start with values we know are in the middle of the A, B, C, D, F letter ranges। ये देखें 95, 85, 75, 65, 55 जो मिडल वैल्यूज हैं। ठीक है, 95 पे जाहिर सी बात है ए ग्रेड होगा, 85 पे बी हो जाएगा, 75 पे सी हो जाएगा, 65 पे सी हो जाएगा और 55 पे एफ हो जाएगा। Then test values on the border of the letter grade ranges to make sure we have all greater than equal to greater than conditions right। Example 79, 80, 81। इसका क्या मकसद है कि हमने इन वैल्यूज के हिसाब से अपने ऑपरेटर पुट करने हैं कि या तो ग्रेटर देन यूज होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कैसे हमने यूज करने हैं ये हम डेव के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसको हम डेव के अंदर स्टडी करेंगे। देन टेस्ट वैल्यूज दैट आर आउटसाइड द 0 to 100 range to see what happens, is this what we want। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर आउटसाइड द रेंज हम कोई वैल्यू एंटर करें 0 से 100 के अलावा, तो वो हमें क्या बताएगा, वो एक हमें अजीब मतलब वो हमें क्या प्रिंट करवाएगा, अगर देखा जाए तो ग्रेड एफ ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमारी ये रेंज ही नहीं। अगर हमारी क्योंकि हमने कहा कि अगर हमारी रेंज के अलावा कोई चीज़ प्रिंट हो तो वो हमें क्या प्रिंट करवाए, ग्रेड एफ। तो इस चीज़ को भी हम ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बनाना है तो हम उसके लिए ये काम करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है फाइनली सी व्हाट हैपेंस इफ द यूजर एंटर समथिंग अदर देन एन इंटीजर 3.1415 कोमा हेलो, मतलब कुछ भी अगर आप एंटर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो ये मेरे पास क्या देगा, एफ देगा। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया आपको डेव के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए आइए इसकी समरी देख लेते हैं। हमने क्या देखा अभी तक, इसके अंदर क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया in this section we have studied the syntax and the use of the C++ if statement and then if else statement। हमने बेसिकली इस स्लाइड के अंदर ये देखा कि if statement C++ के अंदर कैसे यूज होती है और if else statement कैसे यूज होती है। We have also seen how flowchart diagrams can be used to visualize different execution paths in a program। कि हमने फ्लो चार्ट के थ्रू ये चेक किया कि जो हमारे पास विजुअलाइजेशन हमने चेक की, हमने अपने अंदर ही अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज किया कि हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, जो हमारा मतलब ड्राई रन है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ड्राई रन का वर्ड है, ये आपने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है। आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है, आपने कोडिंग को माइंड में रखना, आपने जिसको लेके चलना है वो है हमारा कंसेप्ट, दूसरी चीज़ है ड्राई रन। इन दो चीज़ों को आप लेके चलेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली और बहुत ईजिली समझ आएगी। थर्ड पॉइंट हमने इसमें स्टडी किया, फाइनली वी शोड हाउ इफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल ग्रेड कैलकुलेशन प्रोग्राम। एट द एंड हमने एक ग्रेड का सिंपल प्रोग्राम देखा कि वो हम किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम मजीद देखेंगे किसके अंदर, डेप्थ के अंदर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट्स को स्टडी किया। अब इफ स्टेटमेंट्स के बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर स्टडी करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कि नेस्टेड इफ क्या होती हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, तो बिल्कुल बहुत जल्द वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो अगेन मैं जिस तरह हमेशा कहता आया हूँ कि आप मुझे मेल कर सकते हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इनफैक्ट जो मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे फेसबुक पेज पे मेरा नंबर भी मौजूद है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो बिना किसी इशू के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे किसके अंदर, डेव के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।